पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियां। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा, आचार्य। ऑडियो 2। आरंभ और विस्तार। जनमानस के परिष्कार के अभियान का आरंभ तो अखंड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन के साथ साथ अब से 40 वर्ष पूर्व हुआ, पर तब वह पत्रिका के माध्यम से पाठकों तक लेख वक्त विचार पहुंचाने और उनमें से जो प्रभावित दिखाई पड़ते उनके साथ व्यक्तिगत पत्र व्यवहार आरंभ कर देने की प्रक्रिया तक सीमित था। लेख से प्रभावित और पत्र व्यवहार से उत्साहित व्यक्ति तब मथुरा आते अखंड ज्योति कार्यालय में ठहरते थे। घनिष्ठता बढ़ती, पारिवारिक आत्मीयता उत्पन्न होती और मिलजुल कर कुछ काम करने की बात आगे चलती थी। साहित्य सृजन और पाठकों के साथ पारिवारिकता का अभिवर्धन यही है। युग निर्माण की आरंभिक संगठनात्मक प्रक्रिया का स्वरूप। साहित्य सृजन और पाठकों के साथ पारिवारिकता का अभिवर्धन यही है युग निर्माण योजना की आरंभिक संगठनात्मक प्रक्रिया का स्वरूप। परिवार में कुछ नियमितताएं और मर्यादा बंधन बांधने की बात सामने आई और जो कई सौ व्यक्ति परिजन बन गए थे उनसे 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य लोकमंगल के लिए लगाते रहने का अनुरोध किया गया, जो अधिकांश ने स्वीकार कर लिया। 10 पैसे नित्य से 3 मासिक के करीब होते हैं। इस राशि से अखंड ज्योति पत्रिका तथा उसी संस्थान से प्रकाशित अत्यंत सस्ता विचार क्रांति साहित्य खरीदा जाता था और 1 घंटा समय छोला पुस्तकालय चलाते हुए जनसंपर्क स्थापित करने और नवनिर्माण की विचारधारा को पढ़ाने सुनाने में लगाया जाता था। आरंभिक दिनों में कई वर्ष तक यही स्वरूप और यही कार्यक्रम युग निर्माण योजना का बना रहा। यह कदम और आगे बढ़ा। जहां इस प्रकार के 10 परिजन हो गए, वहां उनका एक शाखा संगठन बना दिया गया। उनका एक व्यवस्थापक कार्यवाहक बनने लगा। साप्ताहिक सत्संगों का क्रम बना और धकेलगाड़ी पर चल पुस्तकालय लेकर साहित्य को पढ़ाने, वापस लाने एवं बेचने की प्रक्रिया कार्य रूप में परिणत हुई। सदस्यों की जन्मदिन मनाने की एक विशेष प्रथा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार विचार गोष्ठियां होने लगी और उनमें धार्मिकता का समावेश रखने के लिए सामूहिक गायत्री जप एवं छोटे गायत्री यज्ञ का कर्मकांड भी जुड़ गया। यह युग निर्माण परिवार का दूसरा चरण था। कार्य पद्धति सरल थी और आकर्षक एवं उपयोगी लगी, अस्तु उससे प्रभावित होकर शाखा संगठन में अन्य लोग भी सम्मिलित होने लगे। संगठन के तीसरे चरण में 10 पैसा नित्य जमा करने के लिए ज्ञान घट बनाए गए और वे प्रभावित लोगों के यहाँ रखे गए। इस एकत्रित राशि से हर जगह रचनात्मक कार्य चल पड़े। प्रौढ़ शिक्षा को सर्वप्रथम हाथ में लिया गया। निरक्षरता मिटाने के लिए पुरुषों की रात्रि पाठशालाएं और महिलाओं की अपरांत शालाएं आरंभ हुई। अदल बदल कर साप्ताहिक सत्संगों के रूप में मोहल्ले मोहल्ले अच्छी उपस्थिति की प्रभावशाली गोष्ठियां चल पड़ी। परिवार निर्माण के लिए बच्चों के संस्कार कराने की अति सरल, बिना खर्च की किंतु अत्यंत प्रभावशाली प्रक्रिया चल पड़ी। इस माध्यम से
परिवारों को किस प्रकार आदर्श बनाया जाता है, इसके विभिन्न पक्ष समझाए जाने लगे। इस शिक्षण का जो तत्काल प्रभाव देखा गया, उसने इस संस्कारों की मांग इतनी बढ़ा दी कि साप्ताहिक सत्संगों के स्थान पर प्रायः नित्य ही किसी न किसी के घर जन्मदिन मनाने और बच्चों के संस्कार कराने के माध्यम से परिवारों की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए आयोजित अति महत्वपूर्ण गोष्ठियां होने लगी। इस सामान्य सी कार्य पद्धति ने युग निर्माण परिवारों को अपने अपने स्थानों पर अतीब सम्मान प्रदान किया और उन्हें उत्साहवर्धक जन समर्थन एवं सहयोग मिलने लगा। यह तीसरा चरण था। चौथे चरण में प्रवेश करते करते युग निर्माण परिवार अपने ढंग का अनोखा संगठन बन गया। उसने ज्ञान यज्ञ को, जनमानस परिष्कार प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाया। वर्ष में 6 बड़े पर्वों को सामूहिक रूप से मनाने का निश्चय किया गया। बसंत पंचमी, होली, गंगा दशहरा, श्रावणी, विजयदशमी, दिवाली, यह 6 अनिवार्य पर्व माने गए और कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आवश्यक। जहाँ 6 संभव थे वहाँ 6, जहाँ 8 हो सकते थे वहाँ 8 पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाने लगे। सामूहिक गायत्री हवन और मनाए जाने वाले पर्व से संबंधित प्रेरणा इस प्रकार प्रवचन, जिसमें व्यक्तिक एवं सामाजिक जीवन की सामयिक समस्याओं की समाधान सुझाए जाते थे। यह पर्व आयोजन हर जगह उत्साहपूर्वक मनाए जाने लगे। मनाने की शैली में धार्मिक परंपरा का पुट तो अवश्य रहा, पर वस्तुतः उसे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर जनसाधारण को प्रखर मार्गदर्शन कहा जाए तो उसमें तनिक भी अनुपयुक्ति न होगी। वर्ष में एक बार युग निर्माण सम्मेलन सहित गायत्री यज्ञ की परंपरा भी इन शाखाओं में चल पड़ी। विचारशील लोगों ने इस प्रचलन में युग परिवर्तन की जड़ें जमती देखी और सर्वसाधारण ने इन्हें सस्ते धार्मिक मनोरंजन के रूप में समझा और इस दृष्टि से भी उनमें भरपूर योगदान दिया। इन सम्मेलनों में स्थानीय जनता की उपस्थिति इतनी होती रही जिसे अनुपात की दृष्टि से आशातीत कहा जा सके। इन समस्त आयोजनों में गायत्री मंत्र और यज्ञ कर्मकांड को प्रमुखता दी गई। ये दोनों ही भारतीय धर्म में आरंभ से ही उच्च स्तरीय श्रद्धा केंद्र रहे हैं। गायत्री मंत्र को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता माना जाता रहा है। गायत्री गुरु मंत्र है। उसकी प्रतिमा सिर पर, शिखा और कंधे पर यज्ञोपवीत के रूप में हर हिंदू स्थापित करता है। यज्ञ के बिना कोई संस्कार, पर्व, त्योहार एवं शुभ कर्म संपन्न नहीं होता। होली यज्ञ पर्व है। विवाह और अंत्येष्टि जैसे संस्कारों में यज्ञ कर्म ही प्रधान है। हिंदुओं का मुर्दा जिस चिता में जलता है वह यज्ञ कर्म का ही ध्वंसावशेष है। गायत्री मंत्र के प्रति बिना संप्रदाय भेद की सबकी आस्था है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए युग निर्माण योजना ने गायत्री और यज्ञ को सांस्कृतिक पुनरुत्थान प्रक्रिया में प्रतीक रूप से आगे रखा और दोनों की अतीव प्रेरणाप्रद व्याख्या की। गायत्री सद्बुद्धि की देवी, विवेकशीलता और सद्भावना की प्रतीक। यज्ञ पुण्य परमार्थ का
संयम सेवा का प्रतीक। आदर्शवादी क्रियाकलापों में यज्ञीय प्रेरणा का प्रकाश है। जीवन को यज्ञमय बनाने को दीक्षा अग्निहोत्र के प्रतीक माध्यम से मिलती है। संक्षेप में गायत्री की उत्कृष्ट चिंतन और यज्ञ की आदर्श कर्तृत्व का प्रेरणा केंद्र कहा गया और गायत्री यज्ञ के धर्मानुष्ठान की व्याख्या रूप सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के स्वरूप समझाते हुए वह सब कुछ कहा गया जो व्यक्ति, परिवार और समाज के अभिनव निर्माण के लिए हृदयंगम कराया जा सके। युग निर्माण योजना के अंतर्गत संपन्न होने वाले गायत्री यज्ञ आयोजनों की अपनी दो मौलिक विशेषताएं हैं। एक, उपयोगी खाद्यान्न का एक दाना भी नष्ट ना किया जाना। दूसरा, आयोजन की तैयारी तथा व्यवस्था कार्य अधिकतर श्रमदान से ही संपन्न किया जाना। तीसरा, आयोजन में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं उभारकर उस अवसर पर कम से कम एक दुष्प्रवृत्ति छोड़ने और एक सत्प्रवृत्ति अपनाने के लिए व्रत लेने के लिए तत्पर किया जाना। इसके समावेश से अपने समस्त यज्ञायोजन नवनिर्माण की एक अतीव प्रेरक प्रक्रिया बन गई और उनसे मिशन को जन सहयोग मिलने एवं कार्यक्षेत्र बढ़ने का अति महत्वपूर्ण आधार मिल गया। ज्ञातव्य यह है कि जड़ी बूटियां, सुगंधित वनस्पतियां श्रमदान से एकत्रित करके उन्हीं से अपनी हवन सामग्री बनती है। तिल, जौ, चावल आदि अन्नों का उसमें समावेश नहीं होता। घी की न्यूनतम मात्रा प्रतीक रूप में ही ली जाती है। यज्ञशाला निर्माण, जल कलशों की महिलाओं द्वारा पदयात्रा, अन्य व्यवस्थाएं प्रायः उस कार्य में उत्साह रखने वाले लोगों के श्रमदान से ही संपन्न होती हैं। आगंतुकों के लिए दाल चावल जैसा कच्चा भोजन ही परसा जाता है। भोजन बनाने, परोसने से लेकर आहुति देने तक के कार्यों में जाति पाति का कोई बंधन नहीं रहता। पुरातन पंथी मात्र ब्राह्मणों से ही हवन कराते थे और स्त्रियों को उसमें सम्मिलित नहीं होने देते थे। अपने आयोजनों में इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। सब लोग मिलजुल कर मंत्रोच्चार करते और समान रूप से हर व्यवस्था में भाग लेते हैं। इस सुधारवादी प्रक्रिया ने पंडितवाद के आधिपत्य को उखाड़कर धर्म क्षेत्र में अभिनव सहकारितावाद को प्रवेश कराया है। पिछड़े क्षेत्रों की दृष्टि से यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी और इसके लिए पिछले 20 वर्षों से पुरातन पंथियों का भारी विरोध सहना पड़ा है। किंतु अब गायत्री यज्ञ प्रक्रिया इतनी सस्ती और इतनी प्रभावोत्पादक है कि उसे निर्धन आदिवासी भी उतने ही उत्साह से कार्यान्वित करते हैं जितने से कि यज्ञशाला सजाने में पत्र पल्लवों का उपयोग करने की पद्धति से मात्र श्रमदान के सहारे सब कुछ अति सुंदर बनाने का द्वार खोल दिया है। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक मंत्र का अर्थ तथा प्रयोजन समझाने चलने की शैली ने उसे आदि से अंत तक लोक शिक्षण का माध्यम बना दिया है। प्रायः 2.5-3 घंटे में एक समय का यज्ञानुष्ठान संपन्न होता है। उतनी थोड़े समय में अधिक कुंड बने होने के कारण सैकड़ों व्यक्ति आहुति देते और धर्मोत्साह का अभिवर्धन करते हैं।